नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह अभी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अपने जितने भी दोस्तों को हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है ए और बी एक साथ 1.2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है और बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेले पूरा करता है तो इस तरह कार्य पूरा होने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक करे तो उसे कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं दोनों मिलके क्या है 1.2 दिनों में कार्य कर रहा है। मान लेते हैं ए जो है एक दिन में 1/a काम करता है और बी जो है एक दिन में 1/b काम करता है और दोनों दोनों मिल के क्या करते हैं कि 1.2 दिन में ये कार्य कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ए बी हो जाएगा एलसीएम और ऊपर में क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर क्या हो जाएगा, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा यानी कि 5/6 आ गया। ठीक है, 5/6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी का वैल्यू कितना हो रहा है 5 हो रहा है और a इंटू बी का वैल्यू 6 हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। तो अब देखिए a प्लस बी 5 होना चाहिए और a इंटू बी 6 होना चाहिए। तो a इंटू बी 6 कैसे आएगा, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आएगा या फिर 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों को जोड़ के 5 आना चाहिए। तो 5 देखिए 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यानी कि हमको समझ में आ गया कि एक जन 3 दिन में काम करता है और एक जन जो है 2 दिन में काम करता है। अब एक करता है 3 दिन में या 2 दिन में करता है ये हमको देखना होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, बी जो है ए से ज़्यादा कुशल है, ज़्यादा कुशल है मतलब ज़्यादा काम करता है। तो बी जब ज़्यादा काम करेगा तो उसको टाइम कम लगेगा और ए को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दो संख्या है, 3 है और 2 है। तो ए को किसको कम समय लगेगा, बी को कम समय लगेगा, यानी बी 2 दिन में करेगा और ए 3 दिन में करेगा। ठीक है, बी ज़्यादा कुशल है इसलिए उसको कम समय लगेगा। तो यानी अब हमसे पूछ क्या रहा है, बी के बारे में ही पूछ रहा है कि अकेले काम करे तो कितने दिन लगेंगे। तो अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, बी 2 दिन लगेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है 3 संख्याओं का माध्य 20 है। इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है जबकि सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर 3 है। 3 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 3 संख्याओं का माध्य जो है कितना है 20 है। अगर माध्य 20 है तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, यानी तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 60 आना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इस आंकड़े का परास मतलब समुच्चय का जो परास है, यानी 3 संख्या है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ठीक है, परास का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है। तो मान लेते हैं हम जो ए जो है सबसे छोटा संख्या है, बी उससे बड़ा है और सी जो है सबसे बड़ा संख्या है। सबसे छोटा ए है और सबसे बड़ा कौन सा है, सी है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 12 का अंतर है। अगर हम मान लेते हैं ए को x मान लेते हैं कि ये x है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 12 हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। अब कहता है कि जबकि दो छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, यानी कि सबसे बड़ा तो ये है तो दो छोटी कौन सा हो गया, a और b जो है ये दोनों छोटी है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है। यानी अगर a को हम x मान लिए हैं तो ये क्या हो गया x प्लस 3 है। इस तरह से हम तो देखते हैं, तो सबको अगर हम जोड़ देंगे, तीनों को हम जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x प्लस 15 यानी 3x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है,
तो देखिए 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 60 हो गया। ये 15 जाके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 45। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा 3 से, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 15। x का वैल्यू कितना आ गया 15। तो हमको बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या था, x प्लस 12 था। तो x का वैल्यू 15 आ गया, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। देखिए यहाँ हमको सोल्व करना है। तो सोल्व करना है तो पहले हमको देखिए सबसे पहले यहाँ हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। 13 को हम डिवाइड करेंगे 52 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ इंटू है और फिर यहाँ इन दोनों के भी डिवाइड है, तो यहाँ फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ गया। तो ये कितना हो गया 16 हो गया। 16 में अब हम क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। यहाँ हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इस पार्ट में देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक इसके उल्टा में मतलब इस साइड में भी उसी वैल्यू का एक त्रिभुज बनेगा, और बीच में ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है जिसका लंबाई और चौड़ाई 15 और 12 हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे दो त्रिभुज हमको बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ एक आयत बन रहा है। तो हमको इस एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे क्योंकि दो त्रिभुज है यहाँ, और उसके बाद फिर उसमें हम इस आयत का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो देखिए सिंपली कुछ करना नहीं है। देखिए इस आयत जो यहाँ पे बनेगा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 इंटू 12 यानी 180 हो जाएगा। और देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हाफ इंटू आधार कितना है 5 इंटू ऊंचाई कितना है 12। तो ये कटेगा आपका 6 बार में, तो यानी 30 आ गया। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 आ गया, तो इसका भी 30 आएगा तो 60 हो गया। तो 60 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 240, बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है उस आकृति को चुने जो दी गई श्रृंखला को पूरा करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है हमको पहले ये समझना होगा। देखिए एक ऐसे लाइन है, वहाँ पे एक फिगर यहाँ एक बिंदु दिया हुआ है और एक यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। ये हो क्या रहा है कि उस लाइन में दोनों, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है और दोनों बीच में आ जा रहा है, यानी बिंदु भी सेंटर पे आ गया लाइन के, और ये जो सर्कल है ये भी सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब अब इस तरह का फिगर दिया गया है तो यहाँ पे भी वही काम होगा। ये जो लाइन है, ये जो तीर है बीच में आ जाएगा और ये भी बीच में आ जाएगा, लेकिन ये इस तरह से झुका हुआ होगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि W डिवाइड बाई 0.80 इज इक्वल टू क्या है 9/6 दिया है, ठीक है। हमको W का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 6 का वैल्यू 0.8 है, तो 9 का वैल्यू क्या होगा 0.8 से ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। तो देखिए 6 का वैल्यू जब 0.8 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा 0.4 होगा, ठीक है। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो यानी 0.4 और जुड़ जाएगा तो 1.2 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 97 है, तो a इंटू बी कितना होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, हम दोनों तरफ इधर स्क्वायर लगाते हैं, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे और इधर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 97 दे रहा है, यानी कि इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जगह हम क्या लिख सकते हैं 97 लिख सकते हैं, और इस 25 को इधर लाके घटा देते हैं 25, और ये जो है -2ab को इधर भेज देते हैं तो ये 2ab हो जाएगा, ठीक है। 2ab हो गया, तो यानी हम 97 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो गया 2 हो गया 7 हो गया, यानी 72 आ रहा है, यानी 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, यानी 36 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है
एन ने 20,000 रुपये के साथ व्यवसाय में निवेश किया। ठीक है, एन क्या किया, 20,000 रुपये व्यवसाय में निवेश करता है। 6 महीना के बाद सी 10,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें 10,000 रुपये का लाभ होता है। एन का भाग कितना होगा? ठीक है, तो देखिए एन है और सी है। एन क्या करता है, 20,000 लगाता है, तो सी क्या करता है, 10,000 लगाता है। यानी मान लेते हैं अगर एन 2 रुपया लगाता है तो सी क्या लगाता है, 1 रुपया लगाता है। अब एन जो है 12 महीने के लिए लगाया है और सी क्या किया है, 6 महीने के लिए लगाया है, क्योंकि 6 महीने बाद आता है तो 6 ही महीना के लिए लगाया होगा। तो अब देखा जाए तो इनके बीच रेशियो क्या हो जाता है, यानी कि 4:1। यानी कि जो भी लाभ होगा, अगर टोटल 5 रुपया का लाभ होगा तो 4 रुपया एन को मिलेगा और 1 रुपया सी को मिलेगा। तो एन का लाभ पूछ रहा है, तो एन का लाभ 10,000 में देखिए टोटल लाभ 5 में 4 उसको मिलेगा। ठीक है, तो यानी 10,000 का 4/5 जो है एन को मिलेगा। तो 5 से जाएगा ये 2,000 × 4 यानी 8,000 रुपया एन का लाभ हो जाएगा। डी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कार को 22 लिखते हैं, बस को 42 लिखते हैं, तो टर्म को कैसे लिखेंगे? तो देखिए कार में आपका है सी है, सी को 3 लिखते हैं, ए को 1 लिखते हैं और आर को 18 लिखते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। यानी कि उनका जो संख्यात्मक मान है उसको हमको ऐड करना है। ठीक है, तो टी का कितना होता है, 20 होता है, आर का कितना होता है, 18 होता है, ए का 1 होता है और एम का 13 होता है। तो कितना हो जाएगा, 20 और 18 38, 39, 40 और 12 52, 52 हो गया। यानी बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे हमको कोड फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हम सीधे लास्ट में देखेंगे पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यू के लिए क्या कोड किया गया है। ठीक है, यू के लिए हमको कोड बताना है। अब देखेंगे कि यू है कहाँ पे। तो देखिए पहला सेंटेंस जो दे रहा है ड्यू टू यू, इसमें हमको इस यू का कोड निकालना है। अब इन तीनों के लिए हमको ये जो है बी ए, टी ए और सी ए, इन्हीं में से, इन तीनों में से ही कोई एक कोड होगा, जो भी एक होगा यू के लिए, इन तीनों में से ही कोई एक को यूज किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किसको यूज किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ ड्यू को और टू को हमको हटाना होगा, ड्यू और टू को हमको हटाना होगा। तो देखते हैं ड्यू यहाँ है और ड्यू कहाँ पे है। अब देखिए इस सेंटेंस में भी ड्यू है, तो ड्यू के लिए यहाँ पे क्या, ये इस सेंटेंस के लिए ये कोड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, बी ए। देखिए बी ए और बी ए मिल जा रहा है, यानी कि बी ए तो होगा नहीं क्योंकि ये ड्यू के लिए कोड किया गया होगा। ठीक है, अब टू के लिए देखिए टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू है और यहाँ पे भी टू है। तो इसमें अब क्या मिल रहा है, टू में देखिए एक्स ई मिल रहा है, सॉरी इसमें नहीं देखना है। टू के लिए देखिए यहाँ पे सी ए और डी ए बच रहा है, सी ए और डी ए बच रहा है और इसमें देखिए सी ए आ रहा है। तो यानी सी ए जो है वो टू के लिए यूज किया गया होगा। यानी कि सिर्फ क्या बच गया, डी और ए बच गया। ये जो है डी जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यू के लिए यूज किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ देखिए ब्राउन को इस प्रकार लिख रहा है, तो साउंड को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए हो क्या रहा है, बी को छोड़ दीजिए, ये पहले वाले को छोड़ दीजिए, बाकी चार को देखिए। देखिए आर ओ डब्ल्यू एन है, तो इसको लिख कैसे रहा है, देखिए आर यहाँ लिख रहा है, फिर ओ लिख रहा है, फिर यहाँ डब्ल्यू लिख रहा है, फिर यहाँ एन लिख रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हम साउंड है, साउंड को एस को भूल जाइए, तो एस को हम भूल जाएंगे तो ओ यहाँ लिखेंगे, फिर यू यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे एन लिखेंगे और फिर यहाँ पे डी लिखेंगे। तो यानी लास्ट का चार जो संख्या होगा डी यू ओ एन होगा। तो डी यू ओ एन कहाँ है, डी में यहाँ पे मिल रहा है हमको, तो यानी डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कथन और उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन कहता है कि खोज टीम का मानना है कि 2016 में मोजाम्बिक के नज़दीक पाया गया विमान का मलबा है, जो संभवतः MH370 मलेशियाई विमान का हो सकता है, जो 2013 में टेक ऑफ के बाद गायब हो गया था। अब निष्कर्ष कह रहा है कि मोजाम्बिक के पास जो मलबा पाया गया है निश्चित रूप से MH370 विमान का था। तो देखिए यहाँ कथन में निश्चित तौर पे तो नहीं कहा गया, बस अनुमान लगाया गया है। खोजी टीम का मानना है,
ठीक है, मानना है उसका, एकदम निश्चित ही नहीं है कि मतलब इसी विमान का मलबा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब आगे कह रहा है खोज टीम निष्कर्षों के बारे में गलत है। तो देखिए, अब उसका निष्कर्ष सही है या गलत है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उनका मानना है, अब ये मानना उनका सही है या गलत है ये नहीं पता चल रहा है, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो ना 1 है और ना ही 2 है, तो दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि यहाँ कुछ डाटा दिया गया है और इन आंकड़ों का बोल रहा है परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का मतलब होता है परास, परास यानी रेंज। रेंज किसको कहते हैं? जो भी सबसे बड़ा संख्या है। सबसे बड़ा संख्या क्या है? यहाँ पे 9 है, पूरा सीरीज में सबसे बड़ा संख्या 9 है, और सबसे छोटा संख्या कौन सा है? 3 है। तो जो भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या का अंतर होता है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी 6 जो है ये इनका परास यानी कि रेंज है, तो डी सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कहता है एम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार ली, लेकिन ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाती है जो 120 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2% इज इक्वल टू 120 है, तो 1% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा, तो सी जो है सही हो जाएगा।